सभी राष्ट्र निर्माताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना ही एक महत्व है। अगर बात करें मनोविज्ञान के 3 बेसिक पिलर्स की, तो पहला बेसिक पिलर है उसका संज्ञानात्मक या कॉग्निशन, दूसरा इसकी संकल्प शक्ति और तीसरा बेसिक पिलर है संवेग। तो ऐसा महत्वपूर्ण, यानी किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया है तो वह 3 कार्यों से प्रेरित रहती है। एक तो उसकी समझ से, एक उसकी संकल्प शक्ति से और दूसरा उसके भाव, उसके संवेग से। तो एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो लगभग सभी मनुष्यों के कार्य व्यवहार को नियंत्रित या निर्धारित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम पढ़ें संवेगात्मक विकास के बारे में। जैसा कि मैं सदैव यह पैटर्न फॉलो करता हूं कि जो हमारे साथी हैं उनके साथ एक समस्या ये होती है कि उनका यह जो विषय पढ़ते समय उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है कि उनका बैकग्राउंड साइंस का है, आर्ट का है, इंजीनियरिंग का है, अन्य फील्ड्स के हैं। तो उनको सीडीपी के जो टर्म है या मनोविज्ञान की जो शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों से बड़ी समस्याएं होती हैं। तो आइए शब्दावलियों को सबसे पहले वो डर ख़त्म करें। तो ये वही शब्द हैं जो आपने पूर्व में पढ़े हैं। कब पढ़े हैं मैं आज आपको बताता हूँ। विकास की बात कर लें, चूँकि विकास की श्रृंखला में ही हम हैं, तो विकास को मैंने पहले ही एक लाइन में आपको मैं सदैव हर वीडियो में ये लाइन आपको याद दिला देता हूँ कि पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अभिवृद्धि और विकास के अंतर में विकास क्या है, जिस पर परिपक्वता और शिक्षण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति, ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन पर उसका शरीर की जो शक्ति है या शरीर का जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग पर क्या सिखाया जा रहा है किसी को, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे हम विकास कहते हैं। अन्यथा आपने कई बार ऐसे बड़े बुजुर्गों को सुनते हुए कहा होगा कि बड़े बैल जैसे हो गए और घूम रहे हैं, जरा से कुछ इनका विकास नहीं हुआ, कुछ समझ में इनकी बात नहीं आती। कई बार आपने सुना होगा। यानी उम्र व्यतीत होने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार, नीतिगत व्यवहार, किसी चीज़ को समझना, किसी भाव को नियंत्रित करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम समाज से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने शिक्षकों से सीखते हैं। तभी हम कहते हैं कि इस बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। आइए दूसरे टर्म पे बात करें। संवेग क्या है? संवेग क्या है भाई? सब लोग हाई स्कूल तक तो साइंस पढ़े ही होंगे, सबने फिजिक्स पढ़ी ही होगी। नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। संवेग अगर हम बात करें तो संवेग भौतिक विज्ञान में हमने इसको ऐसे पढ़ा कि संवेग सदिश राशि है और जो एक ऐसी राशि जिसमें गति किसी दिशा में होती है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये संवेग है। बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना भाव समझें क्योंकि सभी फील्ड के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। तो संवेग एक सदिश राशि है जिसमें कोई गति किसी दिशा में हुई है, ये बात हमें पता चली। ठीक, ये बात आपको पता चली कि गति किसी दिशा में है। अब इसको सीधे हम अपने व्यवहार पर लाते हैं। हमारे अंदर क्या है? मैंने कहा संवेग मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भाव के रूप में। किस तरीके से है? एक ऐसा भाव है हमारे मन में उठने वाला जो किसी न किसी उद्दीपक से जरूर जुड़ा हुआ है, या किसी न किसी दिशा में है, या किसी न किसी भाव से संबंधित है, किसी न किसी कारण से संबंधित है, किसी न किसी उद्दीपक से संबंधित है। उसे हम, यानी हमने कोई वस्तु देखी तो हम किसी कोई बात सुन ली तो हम क्रोधित हो गए, किसी की कोई ऐसी स्थिति देखी, कुछ ऐसे व्यवहार देखे तो हम बड़े खुश हो गए, किसी की ऐसी स्थिति देखी तो हम बड़े दुखी हो गए। ये हमारे सारे भाव हैं, ये हमारे सारे संवेग हैं। तो यह भी संबंधित होती है किसी न किसी खास उद्दीपक से, यानी किसी न किसी दिशा से। आइए शब्दों के अर्थ पर हम बात करें तो क्या होता है? संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशंस कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो, कहते हैं ना लोग। तो संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशंस कहा जाता है, और इस अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों की उत्पत्ति कहें तो वो लैटिन भाषा के ही शब्दों से हुई है। तो इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। पूछा जाता है तो ध्यान से समझिएगा। लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट या उत्तेजित होना,
एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी आप बहुत कुछ कर बैठते हो, ठीक है, कुछ कर बैठते हो मतलब एक्टिव होते हो। ये ऐसी स्थिति होगी जिसमें क्या होगा, या तो आपको तेज करेगी या तो आप एकदम से डाउन हो जाएंगे। कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई क्रिया आपके शरीर में जरूर होगी, ठीक है। तो इसीलिए शब्द के अर्थ की अगर हम बात करें तो अगर इसका जो वर्ड मीनिंग कर रहा है, क्योंकि कोई दिशा हमें तभी मिलती है जब उसका हम शब्द का अर्थ जान लें, उसकी इमेज, एक पिक्चर हमारे माइंड में तब बन जाती है। तो संवेगात्मक संवेग के अगर हम शब्द के अर्थ की बात करें तो कहता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है, एक्टिव फॉर्म ऑफ बॉडी, ठीक है। एक्टिव अवस्था है, उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। अब अगर बात करें कि संवेग पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, तो आपको मैंने पहली लाइन में कहा था कि ये जो संवेग है ये मनोविज्ञान के 3 बेसिक पिलर का एक हिस्सा है, परंतु काफ़ी समय तक यह मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से पीछे रहा। क्यों रहा? क्योंकि यह एक आत्मनिष्ठ भाव है। मेरा क्रोध कितना खतरनाक है, कितना संयमित है, आपका क्रोध कितना खतरनाक है, कितना संयमित है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। ये एक आत्मनिष्ठ भाव है जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में लगभग 92 परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई और उन सभी 92 परिभाषाओं में सभी मनोवैज्ञानिकों में आपस में मतभेद रहा। यह भी कारण एक बड़ा रहा। दूसरा, आप जब मनोविज्ञान का विकास पढ़ेंगे तो आप संरचनावादियों के बाद युग आता है व्यवहारवादियों का, जिसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार जैसा दिखेगा वैसा बोल देंगे, व्यवहार वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। संवेग आत्मनिष्ठ अध्ययन था। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन के क्षेत्र में ये आत्मनिष्ठ अध्ययन पिछड़ गया, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लगभग 1960 के बाद से इस पर काम होना चालू हुआ। तो गेल्डार्ड के, अगर हम एक पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बात करी है तो इनका नाम है गेल्डार्ड। गेल्डार्ड मतलब पहले ये नहीं है जिनकी परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। वो गेल्डार्ड महोदय ने बहुत आसान से 4 शब्दों में इसको कहा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। और मनोविज्ञान भी पूर्व में मानता था कि संवेग जो है वो लगभग सभी क्रियाओं का मुख्य स्रोत होता है। संवेग सभी क्रियाओं का मुख्य स्रोत होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक भी अपने अध्ययनों में मानते थे, ठीक। गेल्डार्ड की परिभाषा हो गई। इंग्लिश तथा इंग्लिश इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा और समझने वाली बात बताई। जब आप गुस्सा होते हो तो सिर्फ क्रोध ही आता है, मन में ही उबार आता है, या हाथ पांव भी थोड़ा सा फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पैर भी फड़फड़ाने लगते हैं, आंख लाल हो जाती है, किसी की खोपड़ी गर्म हो जाती है और पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। सिर्फ भाव ही नहीं आते, कुछ बॉडी चेंज भी हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है। जटिल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। आप सभी अंग्रेजी में जानते ही हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब एक से अधिक कोई क्रिया हो रही हो, जहाँ पर एक क्रिया है तो वह सिंगल होगी, और दूसरा ये जो है कॉम्प्लेक्स स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर सब चीज़ मिश्रित होगी, एक साथ मिश्रित होगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एक्शन यानी बिहेवियर होंगे, ये एक ही भाव, एक ही कार्य नहीं हो रहा होगा, कई सारे कार्य एकदम एक समय पर हो रहे होंगे, घटित हो रहे होंगे, तो उसे संवेग कहा गया। इसीलिए उसको जटिल अवस्था कहा गया। कहते हैं कि यह एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक, समझ में आ गई बात, एवं ग्रंथीय क्रियाएं, दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं। कुछ हम ऐसे चलचित्र देख लेते हैं कि एकदम से हमारा मन दुखी हो जाता है, मन हमारा एकदम हर्ष से भर जाता है, ठीक है। तो ऐसी सब क्रियाएं हमारे मन शरीर में होती हैं जिसे हम संवेग कह सकते हैं। अगली परिभाषा तीसरी, वुडवर्थ के अनुसार अगर हम बात करें, परिभाषा पूछी भी गई आपकी परीक्षा में कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम है, यह किसने कहा? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम है, वुडवर्थ ने कहा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, टू एक्टिवेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो गेल्डार्ड कह रहे हैं। परंतु उत्तेजित अवस्था का व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ है। क्या मतलब, इसको याद कैसे करें? ऐसे याद करेंगे, वुड बर्थ मतलब बर्थ किस समय बच्चे का जन्म, बर्थ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि बालक का जन्म। तो जब बालक जन्म लेता है तो कैसा होता है? बहुत तेज चीखता है, बहुत तेज चिल्लाता है। तो क्या होता है? वो उत्तेजित दशा होती है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कौन कह रहा है? वुडवर्थ साहब कह रहे हैं। आई थिंक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा।
आगे इन तीनों परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन कर लें तो एक बात कह रहा है कि कोई क्रिया को एक्टिवेट कर रहा है, कोई कह रहा है कि क्रिया के साथ साथ और भी कई सारे कार्य हो रहे हैं, और कोई कह रहा है कि उत्तेजित दशा है। तो इन तीनों को अगर हम मिक्स कर दें और तीनों की बात को अगर एक लाइन में कहें, क्या कहता है कि संवेग एक जटिल अवस्था है। जटिल का मतलब आप समझ गए होंगे, एक से अधिक एक्शन इन अ टाइम, एक समय में। संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ प्रतिक्रियाएं, जैसे हृदय की धड़कन, आपको स्टेज पर खड़ा करने के लिए जब पता चला बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन तथा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन आदि देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर के बाहरी अंगों में भी परिवर्तन देखकर समझा जा सकता है कि बालक संवेग की स्थिति में है। ठीक है, कोई व्यक्ति मतलब कुछ ऐसी बात कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो माँ उठ के प्रयास कर रहा है, कुर्सी से उठने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को बड़ी तेजी से कुर्सी में पकड़े, तो आप किसी की बातों को सुन करके या कुछ देख करके, तो आप उसकी एक्टिविटी, उसकी बॉडी बिहेवियर को भी देख कर कह सकते हैं कि अब इसका भैया मूड ख़राब हो रहा है, टेम्पर चढ़ रहा है, थोड़ा सा पीछे खसक लो। यानी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं को देख कर भी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति संवेग की स्थिति में है। बात समझ में आ चुकी होगी, आई थिंक सो। अब इस पर बात करते हैं कि आखिर थोड़ा सा सैद्धांतिक, थोड़ा सा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, थोड़ा ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण, पूरी चीज़ों को कवर करते हैं। संवेग का मूल संबंध मूल प्रवृत्तियों, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से है, और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई। ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, ये शब्द नया आ गया फिर से, अभी तो संवेग समझ में नहीं आ रहा था। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? कुछ नहीं होती। बेसिक इंस्टिंक्ट का आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखी होगी। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? यह स्वभाव, ठीक है, यह प्रवृत्ति मतलब स्वभाव। यह स्वभाव यदि पृथ्वी पर किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो ये स्वभाव सभी मनुष्य में जरूर से जरूर होंगे। कौन कौन से? ये स्वभावों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई। क्या पहली? कहा कि चाहे जितना बड़ा खलीफा कोई ना कोई बनता हो, भय जरूर पहला मूल प्रवृत्ति है। क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं, प्रायश्चित जिसे कहते हैं। आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, कृतिभाव, आमोद, ये सारी चीज़ें आंतरिक स्थितियां हैं और यह सब में होती हैं। ये ऐसे व्यवहार हैं, ऐसे स्वभाव हैं जो सब में होते हैं। कोई इन सभी बातों से, मनुष्य मानव रूप में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति इन बातों से डिनाई नहीं कर सकता, और इन सब से संवेग भी एक्टिवेट हो जाते हैं। भूख के मारे गुस्सा बड़ी तेज आती है। एक ऐड आता था जिसमें वो भूख के समय लड़की बन जाता है ना? समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से संवेग में 3 तरह के तत्व सम्मिलित होते हैं। पूछा भी गया भैया परीक्षा में। मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करते समय 2 बातों का ध्यान रखता हूँ कि चीज़ें समझ में आए और वैतरणी पार कराएं आपको, मतलब आपकी परीक्षा भी आपको पास करा दें और बातें भी समझ में आ जाएं। तो तीसरी बात कहती है कि संवेग में 3 तरह के तत्व सम्मिलित होती है। एक तो बॉडी एक्टिविटी, दैहिक तत्व। दूसरा, जब तक समझोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, तब तक आप सुन ही नहीं पा रहे हो। पता चला कोई आपको गाली दे रहा है, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो आप गुस्सा कैसे हो जाओगे? ठीक है, तो दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और व्यवहारिक तत्व, 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, किसी संवेग के पूरी क्रियाविधि में। अब ये संवेग बालक में, ये पूरी बातें संवेग से संबंधित हो गई। अब बालक में संवेगों का विकास कैसे होता है, इस पर किन लोगों ने अध्ययन किया? तो अगर हम बात करें, वॉटसन ने 1919 में सबसे पहले बताया कि नवजात शिशुओं में 3 तरह के जन्मजात और मौलिक संवेग होते हैं। वॉटसन ने सबसे पहले बताया कि शिशुओं में 3 मौलिक और जन्मजात संवेग होते हैं। पहला, भय, क्रोध और प्यार। भय, क्रोध और प्यार। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, अभी ये साइड में बता रहा है। तो सबसे पहले बालकों का जन्म लेते समय 3 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्यार। परंतु बहुत दिन तक ये बात नहीं चली। शेरमैन ने अपने अध्ययन में कहा कि वॉटसन ने जो बात कही है वो गलत है। जो शिशुओं में जो सांवेगिक व्यवहार ये बता रहे हैं 3 प्रकार से, वो सांवेगिक व्यवहार नहीं है। इस शिशुओं में सांवेगिक व्यवहार का पहला चिन्ह सामान्य आवेश होता है। देखो क्या है कि भूख लगी है तो दूसरा प्रकार के जटिल भाव की अवस्था आप में कह रहे हैं ना, लेकिन बालक क्या है, उसको बहुत प्यार आ रहा है तभी वो रोने लग जाता है, बहुत भूख लगी तभी वो रोने लग जाता है, क्रोधी होता तभी रोने लग जाता है। तो लगभग सभी कार्यों में एक ही प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। इसीलिए
शेरमैन ने कहा कि ये जो 3 प्रकार के संवेग वाटसन साहब बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि वाटसन ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो 3 प्रकार के, भय, क्रोध और प्यार, 3 प्रकार के संवेग बताए उन्होंने। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि शेरमैन ने कहा नहीं ये संवेग नहीं है, इनको हम नाम सामान्य आवेश कह सकते हैं, और इन्हीं सामान्य आवेशों से आगे संवेगों का विकास होगा, इन्हीं सामान्य आवेशों से भिन्न भिन्न संवेगों का विकास होता है। अब इन सामान्य आवेशों से संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है, इस पर अध्ययन एक महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस महोदया ने किया। किसने किया? ब्रिजेस महोदया ने किया, और पूरी तालिका प्रस्तुत की। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान आपके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, आपके व्यवहार को दुरुस्त करने वाला विज्ञान है। तो थोड़ा सा ये टेबल आपको जानना जरूरी है। आपके जीवन में जो ये गला काट प्रतियोगिता है, उस गला काट प्रतियोगिता में आप क्या खो रहे हो और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी बात यहाँ पर है। जन्म के समय जैसा कह दिया गया सामान्य आवेश होगा। इस सामान्य आवेश से ही क्या होगा? सामान्य आवेश से ही 3 महीने में इस सामान्य आवेश से 2 प्रकार के संवेग विकसित होते हैं। कौन कौन से? पहला दुख और दूसरा आनंद। दुख और आनंद, 2 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एरो से अलग अलग कर सकता था, लेकिन वर्ड फाइल में अलग अलग है। पीडीएफ में आते हुए थोड़ा सा चेंज इसमें देखने को मिल रहे हैं। 3 महीने की आयु आते आते बालक में उन सामान्य आवेशों से 2 प्रकार के संवेगों का विकास होता है, एक दुख, दूसरा आनंद। आगे जब बालक बढ़ता है, 6 महीने की आयु में आता है, तो 6 महीने की आयु में दुख से, आनंद से नहीं, 2 प्रकार के संवेग थे ना, दुख और आनंद। तो दुख से 3 प्रकार के संवेगों का और विकास होता है, भय, घृणा और क्रोध। देखो, जब भी आप डरते हो तो भी आपको दुख होता है, किसी से आप घृणा करते हो तो भी आपको दुख होता है, क्रोध करते हो तो भी बाद में आपको दुख ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ ले जाएंगी? क्रोध, ये भय, घृणा और क्रोध आपको कहाँ ले जाएगा? दुख की ओर ले जाएगा, क्योंकि इसका विकास ही वहीं से हुआ है ना। ये पूरी टेबल आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे, अपने व्यवहार को भी आप सही कर सकते हो। 12 महीने की आयु आते आते इस दुख, सामान्य आवेश में जो आनंद था, इस आनंद से 2 प्रकार के संवेगों का विकास हुआ 1 साल की आयु में आते थे। ठीक है, उल्लास तथा अनुराग। उल्लास माने हर्ष, अपने में बड़ा खुश रहता है हमेशा। अनुराग और लोगों से, उसके अपने माता पिता को जान चुका है, 3-6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से जान गया। तो अफेक्शन, जुड़ाव, ठीक है, ये भाव का जो विकास होता है वो आनंद के संवेग से ये विकसित होते हैं। ठीक है, ये एक धनात्मक संवेग हैं ये सब चीज़ें। तो आप किसी से जुड़ाव रखेंगे तो आपको आनंद रहेगा, भले वो आपको थोड़ा सा दुख दे, लेकिन आपका हृदय आपको बड़ा उत्साहित करता रहेगा, क्योंकि इन सभी संवेगों का कनेक्शन आखिरी में कहाँ है? आनंद से है। 18 महीने की आयु आते आते बालक में, यानी 1.5 साल की अवस्था तक आते आते बालक में इस अनुराग रूपी संवेग से 2 और संवेग विकसित होते हैं, बड़ों के प्रति अनुराग और बच्चों के प्रति अनुराग। लगभग 1.5 साल की अवस्था में आते आते बच्चा बड़ों से भी प्रेम रखता है, पहले तो बड़ों से ही प्रेम रखता है, फिर बाद में बच्चों, अपने हम उम्र के बच्चों से भी और छोटे बच्चों से भी बड़ा प्रेम करता है। बाबू बाबू बहुत आपने छोटे बच्चों को, उनसे छोटे बच्चों को बड़ा उन्होंने प्यार करते हुए देखा होगा। लेकिन इसी समय 18 महीने यानी साल से 1.5 साल की आयु के समय में बच्चों में एक और संवेग का विकास होता है। इस भय, घृणा और क्रोध से, यानी दुख के संवेग में और एक चौथा प्रकार का संवेग जुड़ता है, वह है ईर्ष्या। यानी ईर्ष्या भी अगर तुम किसी से करते हो तो क्या होगा? आपको दुख ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका विकास भी वहीं हुआ है। ईर्ष्या आपके कार्य को क्या करती है? संकुचित कर देती है, और आप सिर्फ दूसरा जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको ये कहता है अरे हम जानते हैं, हमने साथ पढ़ते थे, बहुत काबिल कितने हैं हमको पता है। अब आप उसके कार्य व्यवहार को क्या करते हैं? निगेटिव तरीके से प्रचारित करते हैं। और 2 वर्ष की आयु तक आते आते बालक में इस आनंद के आनंद से जो अनुराग या उल्लास का संवेग विकसित हुआ है, इसी आनंद के आवेग से एक और आवेग विकसित होता है, हर्ष या जॉय। यानी सबसे आखिरी में 2 वर्ष की आयु में सबसे आखिरी में हर्ष के संवेग का विकास हुआ। ठीक है, यानी जीवन में हर्ष यानी खुशी सब बहुत मुश्किल से मिलती है, उस खुशी के पल को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, और ये आपने अच्छी तरीके से अध्ययन करते हुए देख भी लिया है। चलिए, तो इन ब्रिजेस की तालिका का जब हमने अध्ययन किया तो हम समझ लेते हैं कि शिशुओं की सांवेगिक विकास में एक निश्चित पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि यकायक तरीके से कोई चीज़ भी प्रदर्शित
नहीं होती। ब्रिजेस की अगर तालिका का अध्ययन करें, और ब्रिजेस महोदय अपने अध्ययन के आधार पर कहती हैं कि बालकों में सामवेगिक विकास का एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक निश्चित तरीका है, उसी निश्चित तरीके से सामवेगिक विकासों का एक एक करके संवेगों का विकास होता रहता है। और लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। बाद के वर्षों में क्या होगा, सिर्फ संवेगों में तीक्ष्णता की प्रक्रिया होगी। यानी अभी क्या होगा, बाद में आप उसको सिखाओगे ना कि बेटा ये वाला संवेग यहाँ नहीं, ये भाव यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना। क्रोध अगर मान लो आ गया उसको, या भूख बहुत तेज लग गई, आप किसी ऐसी जगह पर, तो वो वहीं छटपटा के रोने लगे कि नहीं हमको ये खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा छोटे बच्चे कर देते हैं सर, धीरे धीरे बड़े होते उम्र में आते आते बच्चा उस भावों को अपना दबाना शुरू करता है। और तीसरी अंतिम बात कि हर्ष का संवेग सबसे अंत में विकसित होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे सिद्धांत पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछा भी गया है। अब मनोवैज्ञानिकों ने किसी व्यक्ति का संवेग मापने के लिए कुछ तरीके भी बताए, 5 विधियां बताई हैं, इनको जान लीजिए, मज़ा आएगा। एक है गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया। क्या है ये? गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। कहा क्या ये गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया होती क्या है? त्वचा के वैद्युत संचरण की प्रक्रिया को गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहते हैं। आप कोई बात ऐसी सुन रहे हो, या कोई बात, कोई स्थिति ऐसी आप देख रहे हो कि एकदम से करंट शरीर में लग गया है, होता है कि नहीं होता है? सब में होता है, ठीक है। तो ये जो बिजली दौड़ी शरीर में, वह बिजली दौड़ने की जो प्रक्रिया है उसको गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहते हैं, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि संवेगात्मक उत्तेजनाओं के दौरान, जब व्यक्ति संवेगात्मक स्थिति में होता है, उत्तेजना की स्थिति में होता है, तो वैद्युत संचार में घट बढ़ की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जो करंट दौड़ रहा है शरीर में, वो कोई बात सुनी एकदम से दांत पीस के एकदम से उसके ऊपर चढ़ बैठे, एकदम मुट्ठी बांध लिए, है ना। तो ये जो गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया है, ये क्या कहलाती है? जो आपके शरीर में करंट दौड़ता है उसी को गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहते हैं। रक्तचाप में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का डाउन हो जाता है, किसी का पेटे खराब हो जाता है, ठीक है। तीसरा रेटिंग स्केल, उस आधार पर हम कुछ मापनी पहले से बना लेते हैं, उस आधार पर उसको हम नाम दे देते हैं। चौथा कहा कि प्रेक्षण मूलक या मनोवैश्लेषिक विधियाँ। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ध्यान से देखना। सिर्फ आप उसको ध्यान से देखते जाइए, उसके आधार पर भी आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये संवेग में है कि नहीं। और ध्यान से देखेंगे क्या? ध्यान से उसका व्यवहार ही तो देखोगे। तो मनोविश्लेषण या प्रविधियाँ हैं। मनोविश्लेषण का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उस कंडीशन में रखकर देखिए, ठीक है। तो प्रेक्षण तथा मनोवैश्लेषिक विधियाँ। अगला है प्रश्नावली विधि। कुछ प्रश्नावली आप बनाइए, आप बताइए कि इस अवस्था में आप क्या करते हो, उस आधार से भी आप किसी भी व्यक्ति के संवेग को माप सकते हैं, ठीक है। बगल में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत जरूरी संवेग के लिए। सब्सक्राइब डॉक्टर AB एजुकेशन, ठीक है। अंतिम में संवेगों के सिद्धांत की बात करें और अपने इस बात को खत्म करते हैं। संवेग की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों का उल्लेख किया। एक बात आप जान लीजिए, मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ। लोगों को लगता होगा कि वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, परंतु आप पूर्व की परीक्षा के प्रश्न पत्र उठा के देखा करिए, ठीक है। और वो सारी बातें आपको मेरे वीडियोज़ में मिलेंगी जो आपको पूर्व के परीक्षा प्रश्न पत्र में हैं, और सिर्फ कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मनोविज्ञान की उत्तम पुस्तकें, या जिस भी टॉपिक को मैं लिखता हूँ, जिस भी टॉपिक को मैं बताता हूँ, वह उस क्षेत्र की सबसे नंबर 1 बुक्स होती है। ये जो मैंने संवेग का कंटेंट इकट्ठा किया है 2-3 पुस्तकों का, मनोविज्ञान के उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की किताब है, मालती सारस्वत की किताब है, अन्य कई किताबों का अध्ययन मैंने करके ये कंटेंट इकट्ठा किए हैं। जो हायर लेवल में या जो सिविल की तैयारी करते हैं वो इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी करते हैं वो इन पुस्तकों को पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है जेम्स लांजे का सिद्धांत, बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आएगा इससे। क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जेम्स और कार्ल लांजे ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, उल्टे बात पूरी समझ में आ जाएगी। आप क्या कहते हो, आपको कब कोई बात सुनी और सुनी तब गुस्सा आया ना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा पहले गुस्सा आ जाओ, पहले घंटा मार दो, बाद में समझ में आ रही है मैं तो गुस्से में था, मैंने घंटा मार दिया आपको। यही बात ये कह रहे हैं। कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। पहले घंटा मार दिया उसके बाद ध्यान पर मैं तो गुस्से में था, ये कहीं होता क्या?
तो ये जाहिर सी बात है, ये सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाएगा आगे। लेकिन सबसे पहले यही दिया गया था, यदि संवेगात्मक व्यवहार नहीं होगा तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। अगर शरीर फड़केगा नहीं तो ये नहीं जानने को मिलेगा कि हम गुस्से में हैं, ठीक है। यानी शेर पहले आ गया तो आप भाग जाओगे पहले, तो अब थोड़ी देर बाद भागोगे, फिर कहोगे हम काहे भाग रहे हैं, अच्छा शेर देखा था। क्वेश्चन भी आ गया है इससे भैया जेम्स लांजे से कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। तो ऐसा सिद्धांत, ऐसे बात जेम्स लांजे कहते हैं। फटाफट दूसरा सिद्धांत देखते हैं, कैनन बोर्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वॉल्टर कैनन ने किया और इसके काम को आगे बढ़ाया उनके शिष्य फिलिप बार्ड ने। कहा कि ये जो सिद्धांत है कहता है कि ये संवेग का कारण जो है हाइपोथैलेमस, हमारा मुंडी है, जो हमारी खोपड़ी है, केंद्र तंत्र का मुख्य भाग जो है हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जिसका स्थान केंद्रीय तंत्र के भाग में यानी मस्तिष्क में, प्रामस्तिष्क और थैलेमस के बीच में होता है। संवेग में हाइपोथैलेमस तथा इसके महत्व के कारण ही इसको हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहते हैं। कैनन बोर्ड के सिद्धांत को हम हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से इसके लिए कहा गया कि जो भी हम उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों से वाहक के रूप में हमारी नर्व से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, उसी कारण हम कोई व्यवहार कर बैठते हैं। तो ये हमारा कैनन बोर्ड का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसको हम प्रामस्तिक सिद्धांत भी कह सकते हैं और हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगला तीसरा सिद्धांत है इसके कटर सिंगर सिद्धांत। इस सिद्धांत को, अब देखो ये दो सिद्धांत थे दैहिक पर, पूरी तरीके से बॉडी एक्टिविटी पर, व्यवहार पर, लेकिन दूसरे प्रकार का जो सिद्धांत है वो संज्ञान से संबंधित है, समझ से संबंधित है। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अगला सिद्धांत हम बात कर रहे हैं इसके कटर सिंगर सिद्धांत। सिंगर माने गायक वाला नहीं है ये। पूर्व के दो सिद्धांत जो आपने पढ़े हैं वो संबंधित थे बॉडी एक्टिविटी से, ठीक है, व्यवहार से। ये तीसरे प्रकार का जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार समझ की बात हो रही है कि कोई चीज़ समझ में जब आई है तब किसी व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया है, ठीक है। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत तथा संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रारंभ में इसे दैहिक सिद्धांत और समकालीन संज्ञानात्मक सिद्धांत का ब्रिज भी कहा गया, यानी बीच की कड़ी भी कहा गया है। किसे? इसके कटर सिंगर सिद्धांत। जो भी छात्र हमारे साथ यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो इस संवेग के तथ्य से पढ़ करके, चाहे आप तो सीटेट की परीक्षा दो, डेलट दो, चाहे आप यूजीसी नेट में बैठोगे, आपको मतलब भर का कंटेंट मैंने आपको बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग उत्पन्न होने वाले उद्दीपक का व्यक्ति पहले प्रत्यक्षण यानी पहले देखता है, समझता है, प्रत्यक्षण करता है। इस प्रत्यक्षण के बाद व्यक्ति में शरीर परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी पहले समझेगा बाद में कोई कार्य करेगा। ये इसके कटर सिद्धांत कहलाया। इसे हम दैहिक और समकालीन संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच की कड़ी भी कहते हैं। चौथा सिद्धांत कहता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लेजारस महोदय ने किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो वातावरण में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जो वातावरण की भिन्न भिन्न वस्तुओं तथा शरीर के भीतर से मिलने वाली सूचनाओं का जब व्यक्ति सही मूल्यांकन करता है तो उसे संवेग की अनुभूति होती है। कहने का मतलब यह है कि सामने वो देख रहा है कि पहले तो उसको लगा कि कुत्ता है क्या, फिर देखा नहीं तो कुत्ता से ज़्यादा बड़ा है, फिर लगा अरे तो शेर भागो। यानी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उन चीज़ों को समझकर, ठीक है, जितनी भी उद्दीपक से जो सूचनाएं मिल रही हैं उन सभी सूचनाओं में जो जो समझ आ रही है, उन समझ में कौन सी समझ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बात को जब वो समझ लेता है तब काम कर देता है। हम सब करते हैं यही, ठीक है। तो ये किसका सिद्धांत है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। एक लिंड्सले का सक्रिय सिद्धांत, उसके बाद विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत खत्म करता हूँ। लिंड्सले का सक्रिय सिद्धांत क्या है भैया? कि कब कब आदमी एक्टिव रहता है और किस किस अवस्था में व्यक्ति सबसे ज़्यादा संवेग की स्थिति में आ सकता है। तो संवेग के सक्रिय सिद्धांत की व्याख्या, एक्टिवेशन थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो लिंड्सले महोदय ने अपने सिद्धांत में दी। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग प्रामस्तिष्क वल्क के सक्रिय स्तर पर निर्भर करता है, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कितना एक्टिव है, हमारा माइंड, हमारा अचेतन मन या फिर हम कहें हमारा माइंड कितना एक्टिव है, उस एक्टिवनेस के कंडीशन पे कोई भी संवेग की प्रदर्शन की स्थिति निर्भर करती है। और उन्होंने संवेग सक्रिय यानी लेवल ऑफ एक्टिवेशन 4 बताए हैं।
पहला शून्य स्तर, दूसरा निम्न स्तर, तीसरा उच्च स्तर, चौथा साधारण या मध्य स्तर। शून्य स्तर कहा कि मृत्यु के बाद का, यानी वह स्थिति जब कोई भी संवेग व्यक्ति में न उत्पन्न हो। तो ऐसा काम हमेशा कब हो पाएगा, आदमी जब मर जाएगा तभी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना मर गया, अब उसको उसके बारे में कुछ कहने और सुनने का मतलब क्या है। ठीक है, तो न उसको दुख होने वाला है न कोई सुख होने वाला है। तो शून्य स्तर मृत्यु के बाद। निम्न स्तर क्या है, नींद के दौरान। इस दौरान व्यक्ति थोड़ा सा संवेग की स्थिति में आ सकता है। बहुत कुछ कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने कई ऐसे सपने देखे होंगे कि उसी में मार पसीना पसीना हो गए, उसी में डर गए। ठीक है, और उसी में इतने तेज गुस्सा होगा कि पड़ोस में पता कोई लेटा था, भाई लेटा था या कोई लेटा था, और उसको लात मार दी, पता चला नीचे गिर गया वो। ठीक, तो इस अवस्था में भी संवेग की स्थिति होती है लेकिन कम होती है। निम्न स्तर है यानी कम होगा। उच्च स्तर क्या है, क्रोध या डर की स्थिति में हमारे ऐसी स्थितियां हैं जब हम सबसे ज़्यादा संवेग की स्थिति में होते हैं, जब हम डरते हैं, और दूसरा जब हम क्रोधित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी या कॉम्प्लेक्स कंडीशन हमें देखने को मिलती है वह इन दो कंडीशंस में देखने को मिलती है, जब हम गुस्से में होते हैं या जब हम डरे हुए होते हैं। इन दो स्थितियों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन हमारे बॉडी की या हमारे बॉडी बिहेवियर के या हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रेशन की देखने को मिलती है। अगली बात करें साधारण या चौथा मध्य स्तर है। ये हमारी एक सामान्य अवस्था है, जब मस्ती में घूम रहे हैं तो पता चला बहुत सी ऐसी बातें जिसको हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातों पर हम थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं। तो ये एक सामान्य अवस्था है, उस समय भी संवेगों के प्रदर्शन की स्थिति सामान्य सी रहती है। सबसे अधिक कब होती है, क्रोध और डर की स्थिति में। लिंडसे ने सक्रियण के 4 स्तर बताए हैं। और सबसे आखिरी बात खत्म करते हुए, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत क्या कहता है। हाल ही में, ये सबसे लेटेस्ट सिद्धांत है, हाल ही में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि संवेग स्थिर नहीं होते, समय व्यतीत होने के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, वह एक दूसरे के साथ मिश्रित भी हो जाते हैं। बहुत सही बात है भाई, एकदम से आदमी हमेशा गुस्सा रहेगा तो दिमाग फट जाएगा, हमेशा दुखी रहेगा तभी वो मर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि संवेग जो है वो स्थिर नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं समय व्यतीत होने के साथ साथ, और फिर ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, किसी की कोई अगर हमारे साथ है और उसका साथ छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बातों को सोचकर दुखी भी होते हैं, और उसके अच्छे अच्छे पल बिताए गए तब हम खुश भी हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी स्थिति है जब उसके कई सारे भाव एक साथ मिश्रित हो जाते हैं, और इससे एक जटिल भाव की उत्पन्न होता है, और इसे संवेगात्मक, चूँकि यहाँ पर क्या होगा, संवेगों का, इमोशंस का मोबिलेशन चल रहा है, मोबिलिटी चल रही है, इसीलिए इसे संवेगात्मक गत्यात्मकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से संवेगात्मक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसे कहते हैं। यह विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत को हम संवेगात्मक गत्यात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मैंने संवेग से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आगे भी जो भी तथ्य पढ़ेंगे उसकी हम लोग एक एक खाल निकाल कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आप अगर 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखते हैं तो उसके बनाने में लगभग 2 दिन लगते हैं, अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने में। तो जैसा मैंने अपनी प्रॉमिस या अपना कार्य किया है, ऐसा आपका कर्तव्य होता है, आपको उसमें कोई लगना भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और रेलेवेंट जो गंभीर अपने आपके दोस्त हैं उनको जरूर भेजें। तब तक के लिए भारत माता की जय। घर पर रहिए और पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए।